हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और इस तरीके से हम लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे जाएं तो हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली अपने बायोलॉजी की। 12th बायोलॉजी की 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, और जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा वो कौन सा है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और जब ह्यूमन वेलफेयर की बात आती है तो बच्चों आपको भी पता है कि अब यहाँ पे हम जो भी पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली वो ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन सोसाइटी और इसके बेनिफिट्स के लिए जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये यूनिट में हम 3 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो हेल्थ एंड डिजीज़ होगा, फिर माइक्रोब्स होगा और फिर ब्रीडिंग वगैरह वाले चैप्टर्स हैं जिसमें हम प्रॉपर क्या क्या यूटिलाइजेशन, किस तरीके से हम नई ब्रीड प्रोड्यूस कराते हैं और ये सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज इन द फूड एनहांसमेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम देखें कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात ऐसे समझो बच्चों कि बायोलॉजी एक है तो स्टडी ऑफ लाइफ, बट अब इस कि कौन से प्रोसेसेस हैं जो किसी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं और उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो सारा कुछ हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। और इस यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने आ रहा है वो क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो अब ये नाम से ही आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो बीमारियों से रिलेटेड है। तो नॉर्मल सोसाइटी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है, कौन सी कॉन्टेमिनेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किस किस पैथोजेंस के थ्रू जा रहा है, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसी में हम HIV एड्स के बारे में बात करेंगे, इसी में हम कैंसर के बारे में बात करेंगे, इसमें ये भी हम सोशल, जैसे कि हम एडोलेसेंस और ये सारी चीज़ों के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक अल्कोहल हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस। तो अगर हम कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी डिजीज है बच्चों, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज है, कुछ वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोन्स डिजीज है, हेलमिंथ की डिजीज है, ये सारी डिजीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब जितनी भी चीजें हैं देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही हैं। निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने पढ़ना है अपने सिलेबस में प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम वायरल डिजीज की बात करें तो कॉमन कोल्ड, सारे इससे फैमिलियर हैं, हर 2-4 दिन पे कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है राइनो वायरस। तो वायरसेस की कौन सी कैटेगरी है? मम्स, अगर हम पैरोटिड ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है, वो सारी चीजें। तो ऐसे ही करके हम हर एक डिजीज के बारे में, जैसे यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस दे रखा है, डेंगू फीवर दे रखा है, चिकनगुनिया दे रखा है, चिकन पॉक्स दे रखा है, पॉलीमॉर्फेटाइटिस दे रखा है, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और फिर आ जाता है कैंडिडियासिस, एथलीट फूट, जो फंगल डिजीज की वजह से होते हैं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में रिंग वर्म भी है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और प्रोटोजोन से रिलेटेड जो डिजीज हैं, इवन इसमें हम मलेरियल पैरासाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, इसका वेक्टर क्या है, इसका पैथोजन क्या है, ठीक है ना। तो हम प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अमीबियोसिस हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो गया, काला आजार हो गया, ये सारी डिजीजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये डिजीज के पैथोजेंस क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है और इवन इनके रोकथाम क्या हैं, इनका अगर हम बात करें तो इनकी रेमेडी क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। और उसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम लोग हेलमिंथ्स की बात करेंगे। हेलमिंथ एक पूरा फाइलम है स्केलमिंथीज वाला, और उसमें हम एस्कैरियासिस के बारे में बात करेंगे और फाइलेरियासिस के बारे में बात करेंगे। एस्कैरियासिस के बारे में आपको पता है, एस्कैरियस लुम्ब्रिक्वाइडस और फाइलेरिया, वर्म, वुचरेरिया, ब्रोंकेफ्टाई, इन सब के लाइफ साइकिल और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले चैप्टर में। तो आपको ये चैप्टर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना नॉलेजेबल चैप्टर होने वाला है एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए भी, एक नॉर्मल एज अ पर्सन भी आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। और इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चा ये पूरा का पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हैं और जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर ये 3 चैप्टर हैं तो मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन इस पूरे यूनिट से मिलने वाला है। 3 चैप्टर हैं, 6-7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं फॉर द नीट एग्जामिनेशन। और वहीं पे अगर हम बात करें
आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जैसे कि आगे आ जाएगा कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बताइए, मलेरिया लाइफ साइकिल क्या होता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक एड्स पे, HIV पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कैंसर के डिजीज पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इवन अगर हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करें तो इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट की, तो इसमें मलेरिया पैरासाइट की पूरी लाइफ साइकिल देखने वाले हैं कि इसके दो होस्ट होते हैं। एक तरफ ये मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल चल रही है, एक ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल चल रही है। इवन ह्यूमन के अंदर भी दो लाइफ साइकिल चलती है, एक चलती है लीवर के अंदर, एक चलती है ब्लड सेल्स के अंदर। तो कौन से सेल्स में कौन सा स्टेज है प्लाज्मोडियम का, इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, ह्यूमंस के लिए इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, मॉस्किटो के लिए, फीमेल एनाफिलीज के लिए, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं बच्चे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेफिक्र होके आओ, एकदम शांति से पढ़ो, हर चीज समझ में आने वाली है। कॉपी पेन पेपर लेके बैठो, नोट्स बनाओ, सारा डिस्कशन क्लियर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में, वुचरेरिया ब्रोंकेफ्टाई की लाइफ साइकिल, यानी कि जिसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, हाथी पांव। ये सारी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये लोअर लिम्फ नोड्स को वो करता है, इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद अगर ये जेनिटल ऑर्गन तक चला गया, ग्रॉस डिफॉर्मेटिस की बात करेंगे। तो ये सारा कुछ डिस्कशन होने वाला है इन चैप्टर्स में। और फिर हम आएंगे कहाँ पे, इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी के बारे में आपको भी पता है कि इम्यून सिस्टम ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल सिस्टम है। अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो फिर किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। यानी कि इम्यूनिटी क्या है, दिस इज द ओवरऑल एक कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन या फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज। ये जो भी कैपेबिलिटी होती है बॉडी की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यूनिटी में भी हम डिस्कस करेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो बाय बर्थ मिलती है। कहाँ से, जो भी बर्थ होता है इन्फेंट्स को मिल रहा है मदर से। और ये सारी चीज़ें, इसके लिए कौन से एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन से फिजिकल बैरियर होगा, कौन सा फिजियोकेमिकल बैरियर होगा, कौन सा केमिकल बैरियर होगा, कौन सा साइटोकाइनिन बैरियर होगा। तो डिफरेंट टाइप के बैरियर्स की भी यहाँ पे बात करेंगे। लेक्चर में आओगे आपको एक एक चीज डिटेल में मिलने वाली है। और फिर उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, यानी कि एक इन्नेट इम्यूनिटी होगी जो इनबॉर्न हुई, और एक एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर पैथोजन के कांटेक्ट में बॉडी आती है तो बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये पैथोजन स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस, हर एक चीज डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एडाप्टिव इम्यूनिटी जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल रहे हैं, और इन्नेट इम्यूनिटी जो बाई बॉर्न मिल रहे हैं। अगर हम देखें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है। नेचुरल की अगर बात करें तो यहाँ पे पैसिव मैटरनल इम्यूनिटी, एक्टिव इन्फेक्शन इम्यूनिटी। और वहीं पे अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं कि यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रॉपर ट्रांसफर होंगी और काम करेंगी। और फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब किस तरीके से हम वैक्सीन बनाएंगे, वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है बच्चों इस चैप्टर में। ये सारी चीजें देख के आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में कितनी डेप्थ है और कितना इसको पढ़ना है। और वहीं पे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात होगी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की बात होगी। एलर्जीज क्या होती हैं, कि कौन से कंपोनेंट से बॉडी को क्या एलर्जी हो सकती है, और ये एलर्जेंस क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस वजह से एलर्जी जनरेट होती है, कहाँ हिस्टामिन हो रहा है, कहाँ सेरोटोनिन हो रहा है, मास्ट सेल्स के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं, ये सारी चीजें। फिर ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। और ऑटो इम्यूनिटी में कुछ ऐसे भी सिस्टम होते हैं जो अपनी ही सेल्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना छोड़ देते हैं और उनको ही फॉरेन बॉडी समझ के डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, किसी तरीके से जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो वो रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे क्लोज रिलेटिव्स क्यों चाहिए होते हैं। ये सब कुछ बच्चे इसी चैप्टर में डिस्कस होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल ट्रस्ट मी। यहाँ पे एंटीजन्स के बारे में, सॉरी एंटीबॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी का क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, कितने इसके लाइट चेन है, 2 लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं, H2L2 क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर कितने टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, लाइक अगर हम बात करें कि IgA, IgG, IgM, क्या हो गया, IgD हो गया, और फिर क्या हो गया, IgE। तो ये सारी एंटीबॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से किसका साइज बड़ा होता है, कौन डाइमर है, कौन पेंटामर है, और इसमें एंटीजन बॉन्डिंग साइट्स कौन सी होती हैं, ये सब कुछ डिस्कस होने वाला है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। तो बिल्कुल भी भूलना मत। और उसके बाद फिर आते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस टाइम पे जो डिजीज़ है, जिसका अभी तक प्रॉपर कोई क्या कहते हैं वैक्सीन नहीं क्रिएट हुई है, जिसके बारे में क्या आपको पता है,
पूरे सोसाइटी को पता है, इवन HIV एड्स के बारे में। तो HIV और एड्स की अगर बात करें तो किस तरीके से ये होता है, कैसे इन्फेक्शन होता है, इसके वायरस के काम करने का तरीका क्या होता है, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा, कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, कैसे T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा और B लिम्फोसाइट्स फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस होने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है और ट्यूमर किस तरीके से फिर बैनिंग, फिर मैलिग्नेंट, इस सारी चीज़ों में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से ये अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देता है। यानी कि दे फॉर्म द न्यूमरस सेल्स और इसकी वजह से दे obtain maximum nutrition and they obtain their nutrition from the surrounding cells, और इस तरीके से वो उसको भूखा रखेंगे, उनको मार देंगे। किस तरीके से ये नियोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, कैंसेरियस प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल, फिजिकल, रेडिएशंस वगैरह, किससे किससे कैंसर हो सकता है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे चैप्टर में हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हेल्थ एक्चुअली में क्या होता है, हेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। हम किसी पर्सन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हेल्दी है, लेकिन क्या वो एक्चुअली हेल्दी है कि नहीं है, और इन सारी चीज़ों के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जहाँ पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, एड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन डिजीजेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रस्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए बच्चों। इससे एक ओवरऑल नॉलेज डेवलप हो रही है आपकी। और फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे ड्रग्स कैसे होने वाले हैं और अल्कोहल अब्यूजेस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में, थोड़ा बहुत बात करेंगे अल्कोहल अब्यूजेस के बारे में, जिसका बहुत एक मैसिव इफेक्ट पड़ रहा है इस टाइम पे सोसाइटी के ऊपर। तो इस सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि ड्रग अब्यूजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इवन अच्छा खासा एक फैमिली बर्बाद हो जाती है ड्रग अब्यूजेस की वजह से, अल्कोहल अब्यूजेस की वजह से। और इसके बाद अगर इसको छोड़ते हैं तो क्या चिरोबियल इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारा चीज़, ठीक ना। तो यहाँ पे एडोलसेंस एज क्या होती है, उस टाइम पे ड्रग्स अल्कोहल अब्यूजेस हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एडिक्शन एंड द डिपेंडेंसी क्या होती है, किस तरीके से और जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरीके से एडिक्टेड हो रहे हैं इन ड्रग्स के, किस तरीके से अगर हम बात करें तो कैसे इनके ऊपर एडोलसेंस स्टेज में ये एडिक्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। फिर इफेक्ट ऑफ द ड्रग क्या होते हैं, तो इन ड्रग्स को जो लिया जा रहा है वो किस तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं, कैसे उनके इफेक्ट्स आ रहे हैं, अल्कोहल की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अल्कोहल कंजप्शन। आप देखो इस टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारा अल्कोहल अब्यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारा, ठीक है ना। तो वो सारी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और इससे प्रिवेंशन क्या है और इसका कंट्रोल क्या है, ठीक है ना। तो ये पूरे चैप्टर में जैसा कि हमने बताया आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट है, इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और कितना इंपॉर्टेंट और कितना सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के तौर पे भी ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत सारा नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो बच्चों मिलते हैं फिर प्लेलिस्ट में, आप देखिए इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डाल सकते हैं। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई दैट एंड देन मिलते हैं फिर चैप्टर के अंदर, और मज़ा आने वाला है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।